नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके साक्षी उत्तराखंड के बीजेपी के नेता भी बनने वाले हैं। और इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री समेत तमाम 350 लोग यहां से शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यहाँ से पूरे प्रदेश से हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है 350 के लगभग यहाँ से कल शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। और ये बहुत ही गौरवान्वित है हमारे लिए, और ये ऐतिहासिक क्षण और पल होगा इस प्रदेश के लिए भी और पूरे देश के लिए भी कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। इस देश को और उत्तराखंड को उन्नति और प्रगति की ओर देश हित में काम करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस दौरान उनका आशीर्वाद भी लिया। इसी के साथ ही प्रदेश के विकास से संबंधित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। तो कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुलाकात के वक्त ये तस्वीरें हैं जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात उन्होंने ये की है। और इस मुलाकात में कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा भी हुई है, विचार विमर्श भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने नई दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखंड भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। और साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी दी है, वो एक बार देख लेते हैं। चूंकि ये हमारा राजधानी है, देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में हमारे उत्तराखंड से आने वालों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की और अन्य हमारे ऑफिशियल्स हैं, लगातार यहाँ कामकाज होता है, लगातार आना पड़ता है। तो काफ़ी समय से चूँकि हमारा जो अभी उत्तराखंड सदन है उसकी जो क्षमता है काफ़ी कम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये पुराना उत्तराखंड निवास यहाँ पर हुआ करता था। उस जगह पर अब नया निवास ये बनकर तैयार हो रहा है और बनकर तैयार हो गया है। लगभग क्षमता के अनुरूप 50 से ज़्यादा रूम इसमें कुल मिलाकर हैं और अलग अलग तरीके से सारी डॉर्मेट्री भी बनाई गई है जो लोग साथ में आते हैं। और जुलाई माह तक इसका समय सीमा है कि जुलाई माह में ये इसका लोकार्पण हो जाए और ये लोगों के काम में आना शुरू हो जाए। सर, आपने निरीक्षण किया है, क्या क्या निर्देश दिए हैं सुधार के? आपको अभी क्या कमी लग रही है और क्या सुधार की आवश्यकता है? तो देखिए, चूँकि हमारी परंपरागत जो वहाँ की शैली है उस शैली में बनाया गया है। उत्तराखंड की जो हमारी परंपरागत शैली है उसके अनुरूप इसका निर्माण कार्य चल रहा है। गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमेशा ये जो निर्माण कार्य हैं वो बार बार नहीं होते हैं और ये पूरी गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अच्छे जितने भी हमारे यहाँ के जो भी सामान, टाइल्स लेकर पीओपी हो रहा है या अन्य जो भी सामान इलेक्ट्रॉनिक्स के लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे ठीक हों। क्योंकि कई बार देखने में ये आता है कि बाथरूम बनते हैं, उसके जो टोंटियाँ हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, कुछ बार मिरर अच्छे नहीं लगे होते हैं, वो जो हैंडल होते हैं उखड़ जाते हैं। तो उन सब पर कहा है कि ठीक से काम होना चाहिए। और वही सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान धाम के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री के हाथों सैन्य धाम का लोकार्पण कर जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और मैंने आकर देखा कि काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो हमारा अमर जवान ज्योति जो स्तंभ बना है वो पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँ सबसे सर्वोत्तम है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि हमने अपने लोगों से कहा था कि आप पूरे देश का भ्रमण करके जो बेस्ट है उसे करें, और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि सबसे बेस्ट यहाँ पर किया गया। इसी प्रकार कहीं भी देश के अंदर झंडे की हाइट 100 फीट है, यहाँ पर 120 फीट पर हमने तिरंगा लगाया है और लगभग
कार्य फिनिशिंग पे है। और जैसा कि मुझे मेरे अधिकारियों ने और कार्य संस्था के लोगों ने बताया कि 2.5 माह के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, उन शहीद के परिजनों को और यहाँ की जनता को इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा समर्पित कराया जाएगा। और भी प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण दिया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस बात को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी खिलाड़ियों के लिए बेहद ही खुशी की बात है और साथ ही यह भी कहा कि 4% आरक्षण के तहत ऐसे खिलाड़ी सम्मिलित किए जाएंगे जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक मिल चुके हैं। काफी वर्षों से, संभवतः शायद 2014 से यह लगातार दिक्कत आ रही थी कि हमारे जो स्पोर्ट्स के हमारे बच्चे हैं, वे बच्चे अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से आखिरकार किस प्रकार से अपनी स्पोर्ट्स खेलते हुए, प्रदेश का नाम रोशन करते हुए, देश का नाम रोशन करते हुए आखिरकार एक एज के बाद में अथवा खेलने के दौरान में वो अपने भविष्य को कहाँ पर पाएंगे। तो उसका समाधान लगातार सरकार विचार कर रही थी और मुझे ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता होती है कि खेल मंत्री रहते हुए और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, उनकी प्रेरणा से 4% का हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स रिजर्वेशन बिल विधानसभा सत्र में आया और विधानसभा सत्र में बहुमत के साथ पारित हुआ और पारित होने के बाद में आज वह एक्ट के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ी सौगात युवा खिलाड़ियों के लिए है, जिससे कि भविष्य में जब जब अध्याचन जाएंगे उन अध्याचनों में, उन पोस्ट में उनको 4% का आरक्षण, चाहे वो नेशनल खेलते हों, इंटरनेशनल खेलते हों, वे या स्टेट खेलते हों, तो वे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपनी नौकरी को सुरक्षित करते हुए वे बच्चे और मनोबल के साथ में स्टेट का भी और स्टेट के बच्चों का भी जो है वो प्रशिक्षण करने में सक्षम हो पाएंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी नेता आकांक्षा ठाकुर ने कांग्रेस को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन आपस में ही लड़ता रहता है और जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष सामने हो, वरना चुनाव लड़ने का मजा नहीं आता। क्या स्थिति लगती है? कांग्रेस की कोई भी स्थिति नहीं है यहाँ पे। जिस कांग्रेस को आप देख रहे हो उस कांग्रेस को यहाँ बूथों पे बैठने के लिए भी कोई बंदे तक नहीं मिले। इनमें तो आपस में ही इतनी गुटबाजी चल रही है कि ये क्या हमारे सामने टिकेंगे। विपक्ष भी हमारे सामने एक तरीके से बिल्कुल खड़े होने के काबिल भी नहीं है। ये तो आपस में इतना लड़ झगड़ रहे हैं। रही बात मजबूती की, तो उत्तराखंड ने दिखाई दिया है कि कांग्रेस का यहाँ पे क्या वजूद है, क्या वजूद नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड से जिस तरीके से 500 सीट जिता के यहाँ से भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसके सामने आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्ष कहाँ है। और रही बात इस सब चीजों की, तो कांग्रेस का ना अस्तित्व था यहाँ, ना होगा। हाईकमान को सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने जितने भी इनके अपने दिग्गज नेता हैं, सबसे पहले तो उनसे ये इस्तीफा लें और इस्तीफा लेने के बावजूद कोई ऐसा दिग्गज नेता लाके हमारे सामने खड़े करे जिससे कि हमें हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी लड़ने में मजा आए। कोई आम टक्कर हो तो आमने सामने की हो, ना कि इस तरीके की टक्कर हो कि सामने वाला कुछ है ही नहीं, विपक्ष हमारे सामने कुछ खत्म है। और गर्मी में पेयजल संकट बना हुआ है, वहीं पानी की कमी से जंगली जानवरों को और पक्षियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और इन सबके बीच पछवा दून में जानवरों की प्यास बुझाने के लिए अनूठी मुहिम यहां पर चलाई जा रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी मधुसूदन जोशी के साथ राज्य मंत्री मधु भट्ट और साथ ही पूर्व राज्य मंत्री किन्नर रजनी रावत तिमली पहुंचे हैं। इस दौरान सभी ने इस अभियान की जमकर तारीफ भी की है। एक ये तिमली गांव में एक बहुत बड़ा बेजुबान पशुओं के लिए एक हमारे हिंदू राष्ट्र में एक तालाब बोलते हैं उसे जनसा, वो बनना जा रहा है। सतपाल जी द्वारा किए गए इस अभिनव प्रयास, जो कि जंगली जानवरों को और बेजुबान जानवरों को उनके लिए जल का प्रबंधन करना
इस प्रकार का एक कार्यक्रम पूरे ग्राम वासियों की सहभागिता से ये हो रहा है, जन सहभागिता से कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए पूरे ग्राम वासियों को, टिंगली वासियों को और सतपाल जी को बहुत बधाई है और बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम की मैं बहुत सराहना करता हूँ। वास्तव में बहुत अभिनव प्रयास सतपाल जी का है। धानिया भाई ने जिस प्रकार से यहाँ पर किया है गांव वालों के लिए, और जो हमारे बेजुबान जो पशु पक्षी हैं उनको बचाए रखने के लिए उनकी ये जो मुहिम जो उन्होंने चलाई है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और सरकार से, उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद की ओर से जो हम उनके लिए हम उनको सम्मानित भी करेंगे और सहयोग बनेगा। हम निश्चित रूप से आगामी कार्यक्रम जो है इस प्रकार से प्रकृति का और जो जनजीवन है उसको संरक्षित करते हुए इसको हम कार्यक्रम को और बृहद रूप में पूरे उत्तराखंड में तो चलाएंगे। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का तांता अक्सर ये लगा रहता है और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से यात्रियों की सुविधाओं का बकायदा खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। और इस पर जानकारी देते हुए आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। कल शाम तक की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें 27,000 से अधिक गाड़ियों के जो कमर्शियल व्हीकल हैं, टैक्सी हैं, मैक्सी हैं, बड़ी बसें हैं, मिनी बसें हैं, टेम्पो ट्रेवलर हैं, इनके ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और 34,000 गाड़ियों के ट्रिप कार्ड बन चुके हैं अभी वर्तमान तक। और इस बार काफ़ी संख्या में लोग यात्रा में आ रहे हैं और अब यात्रा स्मूथ हो गई है, लोग आराम से यात्रा कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में अस्वस्थ यात्रियों के केदारनाथ मंदिर ले जाने वाले वाहनों का दुरुपयोग ये किया जा रहा है और यात्रियों को मंदिर परिसर तक पहुंचाने के लिए थार गाड़ी केदारनाथ धाम भेजी गई थी, लेकिन इस थार से स्वास्थ्य यात्रियों को जाने में जो तस्वीरें ये सामने आई हैं जिस पर अब संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा 2 थार वाहन मंगाए गए थे जो अब केदारनाथ पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन वो कई बीमार व्यक्तियों को या कोई अगर घायल हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो है सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे, इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा। और प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही छुटपुट बारिश के बाद अब फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम के सामान्य बने रहने के आसार हैं और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, साथ ही तापमान में सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आम जनता को खासी दिक्कतों का भी इस दौरान सामना करना पड़ सकता है। तो करीब करीब मैं कहूँगा कि मौसम साफ रहने वाला है। छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करीब करीब मौसम जो साफ ही रहने वाला 1 वीक अभी आने वाले समय में। और में हल्द्वानी शहर के 13 चौराहों और सड़क चौड़ीकरण का काम ये शुरू हो चुका है। दरअसल लगातार बढ़ रहे यातायात के दबाव और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के जाम में फंसने के कारण काफी समस्या यहां पर अक्सर देखने को मिलती है, जिसको देखते हुए हल्द्वानी के नैनीताल रोड में सड़क चौड़ीकरण का काम और शहर के चौराहों को चौड़ा कर इसको बड़ा बनाने का जो काम है वो लगातार जारी है। पर बहुत सारे चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है और प्रक्रिया गतिमान भी है। बहुत सा अतिक्रमण कहें या जो इलीगल स्ट्रक्चर से वो हटाए भी जा रहे हैं। तो इसमें जिला प्रशासन में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जो हमारे पुराने पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं जिनको बचाया जा सकता है, जो टेक्निकली फीजिबल है कि उनको हम ट्रांसप्लांट कहीं और कर सकते हैं, तो उनको लिए जैसे आप काठगोदाम की तरफ जाएंगे तो जो बड़े पौधे हैं उनको हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे। जगह आइडेंटिफाइड हो रही हैं। कुछ पौधे जो है वो हम गौशाला जो हमारी गंगापुर कपडाल में निर्माणाधीन है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा वृहद स्केल पर। तो जो हमारे लॉस ऑफ ट्रीज़ है उसको हम कहीं ना कहीं कंपनसेट करेंगे और ज़्यादा संख्या में कंपनसेट करेंगे, ताकि सर्वाइवल रेट अगर 80-90% है तो हम 120 के अराउंड अपना टारगेट लेकर के चलेंगे कि इतना वृक्षारोपण किया जाए। और भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट और आर्मी एडवेंचर विंग ने देश की सभी
राफ्टेबल नदियों पर यह व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान की शुरुआत ये कर दी है। इस श्रृंखला की शुरुआत की गई। यह अभियान आर्टिलरी रेजिमेंट की 2वीं शताब्दी की तैयारी के रूप में इसको आयोजित किया गया। इस अभियान के दौरान सैन्य कर्मियों ने तेज भाव वाली मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और गंगा नदियों के चुनौतीपूर्ण बहाव को पार करते हुए विभिन्न पड़ाव को पूरा किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस के मौके पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया, जिसमें खाद्य कारोबारी के साथ साथ खाद्य विशेषज्ञ भी मौजूद रहे हैं। वहीं बतौर मुख्य अतिथि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा, औषधि और प्रशासन विभाग ताजबर सिंह जग्गी ने यह शिरकत की है। इस दौरान सभी अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों को लेकर अहम जानकारियां भी दी हैं। ये हमने इसको एक बृहद स्तर पर करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे योगा डे मनाते हैं, हम उसी तरह से फूड सेफ्टी डे को मनाएंगे आगे भी भविष्य में भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अभी डॉक्टर हमारे कह रहे थे पेंडेमिक, फूड पेंडेमिक आने वाला है। अगर हमें अभी इसे अवेयरनेस नहीं हुए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करें और अच्छे से इसको कार्यक्रम को करें, और हम लगातार एक कार्रवाई करते रहेंगे। और वहीं देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA से पास आउट होकर 355 युवा भारतीय सेना में अफसर बन गए हैं। इस दौरान विदेश मंत्री राष्ट्रों के 39 कैडेट भी पास आउट होकर अपने देश की सेना में ऑफिसर्स बनेंगे। पासिंग आउट परेड में युवा अफसरों का हौसला देखने को मिला है। IMA के पास ये पास आउट होने वाले कुल 394 कैडेट्स में से 39 विदेशी कैडेट हैं और वहीं 355 भारतीय कैडेट सेना के अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्रेस प्रॉपर्ली इन वर्ड्स। इट्स बीन 2 years since I've been dreaming this and then working for it. It's been a dream come true for that. 2018 में जब सोचा था, कॉलेज में थे, उसके बाद 4 साल रुके आफ्टर गिविंग CDS, उसके बाद डायरेक्ट एंट्री मैं करके मेहनत करके यहाँ पे आया। It's been a dream come true. Actually, I have joined Indian Army in the year 2018 by putting 2 years of service, and after that I did 4 years of training in the Indian Military Academy. Definitely it is a very great exposure for me to join the Indian Military Academy, and subsequently I will join Army. ये मेरे लिए पूरी लाइफ का ये पहला पल है, शायद मेरे लिए गर्व का पल है। पूरी लाइफ में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जो आज जितनी खुशी हो रही है मुझे। शायद मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है आज बोलने के लिए इतने। लेकिन अपने बेटे को सेना में भेजेंगे? ये मैंने बचपन से ही ऐसा सोचा था। 1-2 बार इसने ट्राई पहले भी की थी, लेकिन इसका भी सपना था, लेकिन मेरा भी यही सपना था कि मतलब ये जाए। मैं यही चाहता हूँ कि देश की रक्षा करना सबसे पहले है। अगर देश हमारा सुरक्षित है तो हमारा घर भी सुरक्षित है। थैंक यू वेरी मच। और मसूरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन ट्राइफेड के जरिए आदिवासी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य से आए लगभग 25 से अधिक जनजातीय उद्यमी अपने उत्पादों का जो सामान है उचित दर पर इस प्रदर्शनी में वो बिक्री कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक हमारे लिए मसूरी में जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, हमारे मसूरी के जो निवासी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। भारत के कोने कोने से जो हैं हमारे ट्राइब्स इंडिया के जो हमारे डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर। मैंने खुद यहाँ पर विज़िट किया। मणिपुर से हमारे भाई बंधु यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड से हमारे चक्राता से, चमोली से, कालसी से, अलग अलग जगहों से हमारे उत्तराखंड से भी यहाँ पर अपने पदार्थों के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ में हस्तशिल्प के प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर यहाँ पर लोग आए हैं। राजस्थान से लोग यहाँ पर आए हैं, हिमाचल से लोग यहाँ पर आए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा अनुभव है और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और ट्राइब्स इंडिया के जो हमारा इवेंट है 16 जून तक ये चलेगा। यहाँ पर आकर जो है आप लोग बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स इनके पास में हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार अधिकारियों को अनुशासन में रहने के सख्त आदेश दे चुकी है, तो वहीं रुड़की खंड विकास कार्यालय के हालात बेहद खराब है, जहां पर किसी तरह का कोई अनुशासन दूर दूर तक नजर नहीं आता। और आलम यह हो चुका है कि इस कार्यालय में जहां ग्रामीण निर्माण विभाग के जेई के पास बैठने के लिए कार्यालय में कोई कक्ष तक मौजूद नहीं है, वहीं दर्जनों आवारा कुत्ते ब्लॉक कार्यालय में आराम फरमाते हुए अक्सर नजर आते हैं, जिन्हें रोकने की जहमत अधिकारी तो दूर की बात है, कार्यालय का कोई भी चपरासी तक नहीं करता। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो कहीं पर भी रहते हैं।
यहाँ से हम लोग जो है उसको थोड़ा सा दूर हटाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आ जाते हैं। तो जानवर है, उनका भी अधिकार है कहीं पर भी रहें। रही बात RES के जो है रूम की बात, उनको रूम उपलब्ध कराया गया है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी शिकायतें नहीं आई कि मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो अगर इस तरह की बातें मेरे संज्ञान में आता तो मैं थोड़ा सा देखती कि क्या स्थिति है, तो उसमें उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसा इतना बड़ा ऑफिस है, कहीं पर भी जो है बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया कि उनके पास जो है। और वे पहाड़ों की रानी मसूरी में सीवरेज लाइनों के चौक होने की समस्या आम हो चुकी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के मुख्य बाजार ग्रीन चौक पर सीवरेज टैंक लीक होने से क्षेत्र में गंदगी और बदबू से लोग परेशान हैं। मॉल रोड में घूम रहे पर्यटकों को भारी परेशानी का हर रोज सामना करना पड़ता है। बिछाया और गीला जरा सा भी सीवर बहता है भाई साहब, इतने लोग गिर रहे हैं, हड्डियाँ टूट रही लोगों की भाई साहब, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पड़ोसी से दूसरे दुकानदार से पूछ सकते हैं भाई साहब, बहुत स्लिप हो रहा है ये पत्थर। और सीवर का बुरा हाल है, ना कोई जल स्थान वाला पानी बहाने आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, इतनी स्मेल है कि निकलना मुश्किल है। लोकल तो उससे ज़्यादा दुकानदार तो होते परेशान है। ये देखो आप इधर देख सकते हैं, लोग मुँह पे हाथ रख के निकल रहे हैं, दुकानदार बैठा है, बदबू, बस बुरा हाल है हाथ में। से सीवर कंटिन्यूस बह रहा है। जलस्थान के अधिकारियों को भी यह बता दिया गया था कि भाई सीवर की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, इसे ठीक कराओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पिछले 4 दिनों में कम से कम 6 लोग चोट भयंकर तरीके से स्कूटी मोटरसाइकिल गिरी है, 4 व्हील भी यहाँ पे पिछले हैं, और 2 लोगों की मैं आपको कंफर्म बताता हूँ जिनके हाथ की हड्डी टूटी है। लंडोर के बच्चे तो जाते समय सीवर के पानी में फिसले और उनकी हड्डियाँ टूट गई। और बड़े दुख की बात है, टूरिस्ट स्पॉट है, मेन चौराहे का मामला है, उसके बाद भी सीवर बह रहा है। अभी अधिकारियों को बोल दिया गया कि भाई पानी भेज दो, कुछ भेज दो, लेकिन एक घंटा तो हो गया लगभग, अभी तक ना तो कोई पानी आया, ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।